हाँ, आ जाइए जरा। श्वास की मात्रा के आधार पर, स्थान तो क्लियर हो गया, अब आते हैं श्वास की मात्रा के आधार पर। श्वास की मात्रा के आधार पर ये होते हैं दो प्रकार के। एक को कहते हैं अल्प प्राण, और दूसरे को कहते हैं महाप्राण। तो पहले तो ये समझ लीजिए अल्प प्राण महाप्राण होता क्या है। अल्प का मतलब होता है थोड़ा, कम। महा का मतलब होता है ज्यादा। प्राण का मतलब होता है प्राण वायु यानी कि सांस। ठीक। तो ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय अंदर से सांस कम मात्रा में बाहर निकलती है उसे हम अल्प प्राण कहते हैं, और ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय सांस ज्यादा मात्रा में बाहर निकलती है उन्हें हम महाप्राण कहते हैं। तो अल्प प्राण महाप्राण श्वास की मात्रा के आधार पर है, यानी कि सांस कितनी बाहर निकली। जैसे आपने सांस ले ली, लंग्स में गई, अब आपने बोलना शुरू किया, तो जब आप बोलना शुरू करते हैं तो सांस अंदर से बाहर निकलती है। तो कुछ ऐसी भी ध्वनियां होती हैं जिनको बोलते समय सांस कम मात्रा में बाहर निकलती है, और कुछ ध्वनियां ऐसी होती हैं जिनका उच्चारण करते समय सांस ज्यादा मात्रा में बाहर निकलती है। तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में सांस कम मात्रा में बाहर निकलती है उनको हम अल्प प्राण कहते हैं, और जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास ज्यादा मात्रा में बाहर निकलती है उन्हें हम महाप्राण कहते हैं। ठीक है। तो अल्प प्राण में क्या होता है? श्वास कम मात्रा में बाहर। ठीक। और महाप्राण कौन से हैं? श्वास अधिक मात्रा में बाहर। ठीक है, क्लियर। अब श्वास जो कम मात्रा में बाहर निकल रही है ये तो ठीक है, लेकिन इसके अंतर्गत आते कौन कौन से हैं? अब प्रश्न ये उठता है, कौन कौन से आते हैं इसके अंतर्गत। तो पहला पॉइंट, हर वर्ग का जो पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण है, व्यंजन है, उसको हम कह रहे हैं। यानी कि प्रत्येक वर्ग का फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ। तो प्रत्येक वर्ग का फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ, जैसे मान लीजिए क वर्ग है, तो क वर्ग का कौन कौन सा हो गया? क ख ग घ अंग, पांच हो गए। क ख ग घ अंग। ठीक, पांच हुए। पांच में से पहला क्या है? क। तीसरा क्या है? ग। और अंग क्या है? पांचवा। तो पहला, तीसरा और पांचवा ये क्या हो गए? अल्प प्राण। ठीक है।
इसके अलावा जो अंतस्थ थे, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कौन से थे? य, र, ल, व। ठीक, तो ये हो गए य, र, ल, व। इसके अलावा जितने भी स्वर हैं वो सब के सब सभी स्वर। क्लियर हो गया यहां पर? तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा और अंतस्थ यानी कि यह, र, ल, व और सारे स्वर। ठीक है, अब इनकी बात कर लेते हैं जरा। श्वास अधिक मात्रा में बाहर, इसमें देख लेते हैं कि ये कौन से हैं। देखिए, तो प्रत्येक वर्ग में कौन से बचे? सेकंड, फोर्थ, इसके अलावा अगले, जो ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन कौन से थे? श, श, स, ह। ठीक, तो देखिए 5 वर्ग हैं, 3 3 यानी कि 15 और 4 ये 19। ठीक, और 11 स्वर कितने हो गए? 30। ठीक, और यहां पर देख लीजिए 2 हैं, तो 2 के हिसाब से अगर आप देखें तो 5 वर्ग हैं तो 10 और 4 14। ठीक है, क्लियर हो गया यहां पर कि कौन कौन से हैं? अब यहां आ जाइए। श्वास द्वारा उत्पन्न कंपन के आधार पर, श्वास द्वारा जो कंपन उत्पन्न हो रहा है इसके बेसिस पर भी 2 हैं। एक को हम कहते हैं अघोष, और दूसरे को हम कहते हैं सघोष या घोष। तो पहली बात तो ये कि ये होते क्या हैं, कौन से होते हैं ये तो बाद में देखेंगे, होते क्या हैं। तो देखिए, आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा और पढ़ा भी होगा, साइंस में आपने पढ़ा होगा, वोकल कॉर्ड्स। तो वोकल कॉर्ड्स कहां पर होती हैं? गले में। ठीक है ना, कहते हैं वोकल कॉर्ड है यहाँ पर। तो जब अंदर से सांस बाहर निकलती है ना, तो कभी कभी ऐसा होता है कि अब देखिए कि जब आप बोल रहे होते हैं, प्रयत्न कर रहे हैं ना, तो प्रयत्न कर रहे हैं इसका मतलब क्या हो रहा है कि मूवमेंट हो रहा है। अब इस मूवमेंट में होता क्या है कि अंदर से सांस बाहर जा रही है और गले में मूवमेंट चल रहा है। तो जब अंदर से सांस बाहर आ रही होती है तो उस समय कभी ऐसा होता है, कुछ ऐसे भी वर्ण होते हैं, कुछ ऐसी साउंड्स होती हैं कि जिनको प्रोनाउंस करते समय अंदर से बाहर निकलती हुई सांस हमारे गले में जो वोकल कॉर्ड्स हैं उनमें वाइब्रेशन क्रिएट कर देती है। कभी कभी ऐसा होता है और कभी कभी ऐसा होता है कि वो वाइब्रेशन क्रिएट नहीं करती। जैसे आप देखिए, कुछ कुछ इस तरीके का समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि ये है वोकल कॉर्ड्स,
ठीक है, और अंदर से ये बाहर आ रही, सांस बाहर आ रही, ठीक है। अब कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जिनको प्रोनाउंस करते समय अंदर से बाहर आती हुई सांस वोकल कॉर्ड को बिना छेड़े चली गई बाहर, और कुछ ऐसे होते हैं कि जिनको प्रोनाउंस करते समय अंदर से बाहर आती हुई सांस इसको छेड़ते हुए बाहर निकलती है। तो यहां देखिए बिना वोकल कॉर्ड में कोई वाइब्रेशन क्रिएट किए हुए निकल गई, और यहां पर वोकल कॉर्ड में क्या हुआ, वाइब्रेशन क्रिएट हुआ। तो दो तरीके से हो सकता है, एक कि एकदम सादा सादा निकल जाए यानी कि सांस बाहर निकले, तो केवल श्वास बाहर निकले, तो इस वाले में क्या होगा, अघोष में केवल श्वास, केवल श्वास बाहर आती, श्वास तो इसमें भी आएगी, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें नाद होता है, नाद। नाद का मतलब क्या होता है, नाद का मतलब होता है कंपन। ठीक है, या इसको आप ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, यहां नहीं करना चाहते हैं तो इसको यहां कनेक्ट कर लीजिए। नाद का मतलब क्या है, कंपन। ठीक, ये आप लोगों ने सुना है शंखनाद, कहते हैं शंख बजा रहे हैं, शंखनाद हो गया। तो शंख बजाते हैं तो शंख में ऐसा क्या होता है, शंख की जो आंतरिक संरचना होती है वो ऐसी होती है कि आप उसमें कस के फूंक मारते हैं तो क्या हो जाता है, वो हवा जो है घूम करके जो जाती है ना, उसी की साउंड होती है वो जो आती है शंख में। तो शंखनाद कब बोलते हैं, जब किसी चीज की शुरुआत करनी होती है तो कहते हैं शंखनाद हो गया, उसकी हमने घोषणा कर दी। तो घोषणा शब्द कैसे बना है, इसी घोष शब्द में आगे ना जोड़ दीजिए तो वो न ण में बदल जाता है, वो हम संधि में देखेंगे कि कैसे बदलता है, तो बन जाता है घोषणा। ठीक है ना, तो ये, तो इसमें होता है नाद, और नाद के लिए आप शब्द इस्तेमाल करते हैं वाइब्रेशन। अब ये वाइब्रेशन क्रिएट हो रहा है, तो अब हमें ये देखना है कि इस वाले में आते कौन से हैं, इसमें कौन से आते हैं। तो इसमें देखिए, पहला, प्रत्येक वर्ग में, प्रत्येक वर्ग में जो फर्स्ट है और जो सेकंड है, ठीक है, जो फर्स्ट और सेकंड है वो क्या है, अघोष। इसके अलावा जो तीनों श हैं, श, श, स, बस ये याद रखिएगा कि जो तीन श होते हैं ना, श श स, वो तीनों श क्या होते हैं, अघोष होते हैं। और बाकी हर वर्ग में दो दो हैं, पहला और दूसरा, यानी कि क ख क्या है, अघोष, च छ क्या है, अघोष, ट ठ क्या है, अघोष, त थ क्या है, अघोष, प फ क्या है, अघोष। हर वर्ग का पहला दूसरा अघोष है और तीनों श अघोष है। ठीक, इसका मतलब इनको बोलते समय वाइब्रेशन नहीं होता है वोकल कॉर्ड्स में, कहने का मतलब ये है। अब इनकी बात कर लीजिए जरा, जो घोष है,
कि ये कौन से हैं। तो प्रत्येक वर्ग में जो तीसरा है, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है। इसके अलावा जो अंतस्थ हैं, और वो कौन से हैं, य, र, ल, व। इसके अलावा एक उधर से बच गया है, वो कौन सा है, ह। और इसके अलावा सभी स्वर, सभी स्वर, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहां पर श्वास में अवरोध के आधार पर श्वास में अवरोध के आधार पर जो हैं वो होते हैं 5 प्रकार के। उसमें सबसे पहला है जिसको हम कहते हैं स्पर्शी। दूसरे हैं जिनको हम कहते हैं स्पर्श संघर्षी। तीसरे हैं जिनको हम कहते हैं संघर्षी। और उसके बाद फिर है उत्क्षिप्त, और फिर है अंतस्थ, ठीक है। ये 5 हैं। अब जरा समझ लीजिए स्पर्शी क्यों कहते हैं। देखिए श्वास में अवरोध के आधार पर, इसका मतलब ये हुआ कि सांस अंदर से जो बाहर निकल रही है उसके रास्ते में जो रुकावट आ रही। अच्छा, स्वरों के रास्ते में रुकावट आती नहीं, इसलिए स्वर इसमें नहीं आएंगे। यहाँ तो आए थे क्योंकि स्वरों को बोलते समय भी सांस कम ज्यादा निकल सकती है, स्वरों को बोलते समय भी वाइब्रेशन होता है, लेकिन स्वरों को बोलते समय सांस के रास्ते में अवरोध नहीं आता, इसलिए ये नहीं आएगा, यहाँ पर स्वर नहीं आएंगे, ठीक। स्पर्शी का मतलब ये हो गया ऐसे व्यंजन जिनको बोलते समय 2 पार्ट स्पर्श करते हैं, टच करते हैं आपस में, ठीक है, तो उनको हम कहते हैं स्पर्शी। तो स्पर्शी किसे कहते हैं, जिसमें 2 अवयवों का स्पर्श होता है। दो अवयवों का स्पर्श। जैसे आप बोलते हैं पा, पा बोलते समय होठ आपस में टच किए, ता, ता बोलते समय जीभ दांत में टच कर रही है, टा, टा बोलते समय जीभ जो है ऊपर मूर्धा में टच कर रही है। तो कोई 2 हिस्से जो होते हैं वो आपस में स्पर्श करते हैं, तो इसलिए क्या करते हैं उसको स्पर्शी कहते हैं, ठीक। स्पर्श संघर्षी का मतलब क्या है कि अवयवों के स्पर्श के साथ, मतलब स्पर्श तो होगा ही होगा, स्पर्श के बारे में तो बता ही दिया। संघर्षी क्यों कह रहे हैं साथ में, कि स्पर्श तो हो ही रहा है लेकिन साथ ही साथ सांस को अंदर से बाहर निकलने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, तब सांस बाहर निकल पाती है, यानी कि थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ रहा है।
तो श्वास कुछ संघर्ष के साथ जैसे आप बाहर जाना चाहते हैं, आपके बड़े भी है ना, आपको पकड़ लिया है, अब आप संघर्ष कर रहे हैं और तब बाहर निकल रहे हैं, तो इसको बोलते समय क्या होता है कि सांस जो है थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ता है उसको बाहर निकलने के लिए, लेकिन कम संघर्ष करना पड़ता है। अगर ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा तो क्या हो जाएंगे फिर संघर्षी। तो क्या हो जाएगा यहां पर, श्वास अधिक संघर्ष के साथ बाहर। श्वास अधिक संघर्ष के साथ बाहर निकलती है इसमें, ठीक है। उच्छिप्त, देखिए उच्छिप्त का मतलब होता है ऊपर फेंके हुए, ऊपर फेंके हुए। उसके बाद अंतस्थ, अंतस्थ का मतलब क्या होता है, जो अंदर स्थित है। इनकी खूबी क्या होती है, इनकी खूबी ये होती है कि जो स्पर्श होता है वो बहुत कम होता है, ना के बराबर। देखिए हुआ क्या, मैं आपको थोड़ा सा कहानी बता रहा हूं, ठीक है ना, इससे क्या होगा आपको याद रहेगा। हुआ ये कि जब साउंड्स का क्लासिफिकेशन हो रहा था कि कौन से वॉवेल हैं और कौन से कॉन्सोनेंट हैं, यानी कि कौन से स्वर हैं और कौन से व्यंजन हैं, तो उस समय हुआ ये कि ये तय किया गया कि जिनको बोलते समय थोड़ी सी रुकावट आती है सांस के रास्ते में, उनको हम कहेंगे कि व्यंजन है, और जिनके रास्ते में रुकावट बिल्कुल नहीं आती वो क्या है, स्वर। सिंपल था। लेकिन कुछ साउंड्स ऐसी थी कि जिनमें सांस के रास्ते में इतनी रुकावट नहीं आती कि उनको ठीक तरीके से व्यंजन कहा जाए, यानी कि बाकी के व्यंजनों से वो अलग थी। बाकी के व्यंजन में ठीक ठाक रुकावट है, आप बोलिए पा, पा बोलते समय ठीक ठाक रुकावट आती है, ता बोलते समय रुकावट है, टा बोलते समय रुकावट है, लेकिन यह बोलते समय रुकावट है क्या, र बोलते समय क्या वैसी रुकावट है, नहीं है। ल बोलते समय वैसी रुकावट है, नहीं। व बोलते समय नहीं है। तो कुछ ऐसे थे जिनको बोलते समय वैसी रुकावट नहीं थी जैसी बाकी व्यंजनों में रुकावट आ रही थी। लेकिन समस्या ये आ गई कि अब इनको हम स्वर के साथ रखें कि व्यंजन के साथ रखें, क्योंकि स्वर वो है जिसमें रुकावट नहीं आती और व्यंजन वो है जिसमें रुकावट आती है। तो इनको किसके साथ रखा जाए, स्वर के साथ या व्यंजन के साथ। फंस गया मामला। तो ये तय हुआ कि भाई अगर जरा सी भी रुकावट है ना, तो भी हम उसको स्वर में काउंट नहीं करेंगे। तो इनको स्वर के साथ नहीं रखा गया, इनको व्यंजन के साथ रखा गया। और उसमें यह कर लिया गया कि उसमें जिसमें सबसे कम रुकावट है उसको हम आधा स्वर मान लेंगे। तो इनको रखा तो गया व्यंजन के साथ, लेकिन इनमें से दो को आधा स्वर मान लिया गया। किसको, एक य को और एक व को। तो य और व इनको जो है अर्ध स्वर कहा जाता है। तो अंतस्थ का मतलब क्या हुआ कि इसमें जीव प्लस तालु प्लस मूर्धा प्लस दंत प्लस ओष्ठ, ठीक। तो जीव, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। तो जीव का स्पर्श इन सब के साथ होता तो है, परंतु
पूर्ण स्पर्श नहीं होता। और चूंकि पूर्ण स्पर्श नहीं होता, इस वजह से इनको क्या किया गया है, अलग कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, अब बात आती है कि ये हैं कौन से, ये भी तो देखना है कि कौन से हैं। तो देखिए, स्पर्शी में आते हैं आपके क वर्ग से प वर्ग तक। क वर्ग से प वर्ग तक सब स्पर्शी, और उसी में से निकल करके एक आ जाता है च वर्ग इसमें। दरअसल च वर्ग एक ऐसा वर्ग है जिसमें स्पर्श भी है और जिसमें सांस को बाहर निकलने में संघर्ष भी करना पड़ता है। च, छ, ज, झ। तो च, छ, ज, झ बोलते समय क्या होता है, च में कम है, छ में ज्यादा पता चलता है, ज में कम पता चलता है, झ में ज्यादा पता चलता है। क्यों, ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि इधर देखिए, अभी आप पढ़ करके आए हैं अल्प प्राण महाप्राण, तो कि क्या है, च पहला तीसरा पांचवा, तो पहला च, छ ज्यादा मात्रा में सांस बाहर निकल रही, छ, ज, झ। तो इस वजह से, क्योंकि इसमें सांस ज्यादा मात्रा में बाहर निकल रही है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो ये हो गए। इसके बाद देखिए यहां संघर्षी, संघर्षी की अगर बात की जाए तो इसमें आते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ठीक है। ये अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।